Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you thermoregulation in plants. Dear students, इससे पहले हम थर्मोरेगुलेशन के बारे में बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर. फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. थर्मो का मतलब होता है हीट और रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन. मतलब क्या कि अपनी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक हीट के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं. दिस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन. तो आप कह सकते हैं थर्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. अब हम पढ़ेंगे इन प्लांट्स. प्लांट्स भी जो है वो थर्मोरेगुलेशन करते हैं क्योंकि प्लांट्स भी जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये किससे मिलकर बने होंगे? सेल से मिलकर बने होंगे. तो जब हम सेल की बात करेंगे तो सेल के अंदर क्या होंगे? साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे. तो जब हम एंजाइम्स का करैक्टर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, या हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर टेम्परेचर स्पेसिफिक. स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं और टेम्परेचर उन पर क्या कर रहा होता है? इफेक्ट कर रहा होता है. अब ये जो एंजाइम है दे कैरी ऑल केमिकल रिएक्शन. ऑल रिएक्शन जो हैं वो एंजाइम कैरी कर रहे होते हैं. सो दैट्स वाई लाइफ जो है वो पॉसिबल है. अब सपोज कि एंजाइम जो है वो टेम्परेचर स्पेसिफिक है. अगर टेम्परेचर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो बेसिक जो है वो किस पर इफेक्ट होगा? एंजाइम पर होगा. एंजाइम की वजह से केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे. केमिकल रिएक्शन होने की वजह से सेल की डेथ होगी. सेल की डेथ होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है उसकी भी डेथ हो जाएगी. तो यही बात है कि जो प्लांट्स भी हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. इनमें भी सेल्स पाए जाते हैं, इनमें भी एंजाइम है और ये भी क्या होते हैं? टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होंगे. अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? हम कहते हैं कि दो तरह से जो है वो टेम्परेचर स्ट्रेस करता है. कैसे? या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो गया या फिर क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा. तो अब प्लांट्स उसके लिए जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन सी अडेप्टेशंस करेंगे और प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं. सपोज टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है. अब हाई होने की वजह से आपका जो पहला खतरा होता है प्लांट्स को वो कौन सा होता है? डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम. क्योंकि एंजाइम जो है वो बेसिकली किससे मिलकर बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं. और प्रोटीन्स जो हैं वो पीएच और एज वेल एज टेम्परेचर के लिए हाईली सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव मॉलिक्यूल होते हैं. तो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो एंजाइम डीनेचर कर जाएंगे. जब एंजाइम डीनेचर करते हैं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं होती. सो इट्स मीन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंजाइम्स आर टेम्परेचर स्पेसिफिक. तो ये बेसिक करैक्टर है कि ख़ास टेम्परेचर पर ही ये क्या करते हैं? अपना काम करते हैं. अगर वो टेम्परेचर ऊपर या नीचे होगा तो ये अपना काम नहीं करेंगे. दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? वो होता है डिहाइड्रेशन. अब हो गया क्या? जब टेम्परेचर हाई होगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? एवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगी वाटर इनटेक से. वाटर इनटेक जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब प्लांट में जो है वाटर उसकी कमी आ जाएगी. सो इस सिचुएशन में प्लांट्स क्या करते हैं? सबसे पहले ये क्या करेंगे? क्लोज देयर स्टोमेटा. क्लोज देयर स्टोमेटा. स्टोमेटा को क्लोज करेंगे. अब जब ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन तब आती है जब टेम्परेचर जो होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगा. ये स्टोमेटा को क्लोज करेंगे तो बाहर से इनका गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन को बाहर नहीं भेजेंगे. तो इस सिचुएशन के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस वो स्टॉप कर जाती है. स्टॉप हम नहीं कह सकते, मतलब उसका लेवल जो है वो डाउन हो जाता. अब प्लांट जो है वो किस सिचुएशन के अंदर है? स्ट्रेस की सिचुएशन के अंदर है. क्यों? एक तो उसके पास वाटर की जो एवापोरेशन है वो ज़्यादा है और वाटर का इनटेक जो है वो कम है. एंड एज वेल एज फोटोसिंथेसिस भी जो है वो स्टॉप कर गई है या फिर नियर टू स्टॉप है. अब प्लांट जो है बेसिकली ये किस कंडीशन के अंदर है? स्ट्रेस कंडीशन के अंदर है. एंड एज वेल एज उसके एंजाइम्स जो हैं वो भी क्या है? डीनेचर होने के उसमें चांसेस ज़्यादा हैं. तो अब क्या होगा? ये अडेप्टेशन
कंडीशंस कौन कौन सी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, एक फैमिली होती है HSP फैमिली, इसको हम बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स, क्योंकि इनका काम क्या होता है, एक तो इनका काम होता है हीट को एब्जॉर्ब करना, हीट से बचाना, और दूसरा इनका काम बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन की फोल्डिंग कराना, प्रोटीन की प्रॉपर कन्फर्मेशन में उसको लेकर आना, ताकि प्रोटीन को, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कोई भी प्रोटीन है, कोई एंजाइम है, उसको फंक्शनल बनाने में ये अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं ये उसी वक्त प्लांट्स बना लेते हैं ताकि क्या हो कि हीट का जो बेसिक इफ़ेक्ट है या इम्पैक्ट है उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, या फिर उसको क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए। तो जैसे ही हीट ज़्यादा होगी, बाहर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होगा, तो फ़ौरन से क्या करेंगे, हीट शॉक प्रोटीन बना ली जाएंगी। ये ऑलरेडी भी मौजूद होती हैं, बट ये फिर क्या हो जाती हैं, फंक्शनल। मैंने पहले आपको बोला है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं, ये एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, टेम्परेचर स्पेसिफिक हैं। ये एक्टिवेट तब होते हैं जब टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस पे जाता है, तो ये हीट शॉक प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाएंगी। इसके बाद ये क्या करेंगी, ये जो दूसरे एंजाइम हैं उसको क्या करते हैं, उसके लिए ये आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव सब्सटेंस के तौर पर काम करेगी, उसकी प्रोटेक्शन करेंगी, जिसके रिजल्ट में क्या है कि सेल जो है उसकी इंटरनली प्रोटेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये क्या करवाएंगी, ये डीनेचुरेशन से बचाएंगे, यानी कि ना ये एंजाइम को डीनेचर होने देंगी, ना ही ये दूसरी प्रोटीन्स को डीनेचर होने देंगी। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्या बताया था कि डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन में सबसे पहले क्या किया जाता है, मैंने बता दिया है। ये क्या अडेप्टेशन यहाँ पर करेंगे, क्लोज देयर स्टोमेटा को क्लोज करेंगे। अब मैंने बताया है कि यहाँ पर भी ये क्या है, स्ट्रेस की कंडीशन में है। जब स्टोमेटा को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, पहली बात जो वाटर लॉस है वो कम हो जाएगा। स्टोमेटा को क्लोज करने से वाटर का जो लॉस है वो कम होगा। तो इसके केस में फिर प्लांट क्या करेंगे, प्लांट यूजेस एवेपोरेटिव कूलिंग। कौन सी कूलिंग करेंगे, एवेपोरेटिव कूलिंग को यूज़ करेंगे। मैंने ट्रांसपायरेशन की आपको बताई थी, एक होती है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, एक होती है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो लेंटिसल से होती है, जो क्यूटिकल है वो क्यूटिकुलर रेस्पायरेशन कहलाती है, क्यूटिकल से अगर हो तो। जो तीसरी है वो है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो इस वक्त स्टोमेटा बंद है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, स्टोमेटा को क्लोज करते हैं क्योंकि स्टोमेटा जो है वो तो डायरेक्ट पोर्स है ना, उससे क्या होगा, एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, वाटर लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब प्लांट्स क्या करेंगे, एक तो ये लेंटिसेल्स प्लस क्यूटिकल, इन दोनों की मदद से क्या करते हैं, वाटर को एवेपोरेट करवाते हैं, स्टोमेटा से नहीं करवाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों से जो वाटर एवेपोरेट करता है वो स्टोमेटा से एवेपोरेट करने में बहुत ज़्यादा कम होता है, और उस वजह से क्या होती है, एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। एवेपोरेशन काजेस कूलिंग। तो ये इस अडेप्टेशन के थ्रू क्या करते हैं, टेम्परेचर को लो कर लेकर आते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि अब जो प्लांट है वो स्ट्रेस की कंडीशन में आहिस्ता आहिस्ता से निकल रहा है। और ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्यों, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो मिड डे होता है ना, मिड ऑफ द डे कितना टाइम होगा, ये तकरीबन होगा, आप कह सकते हैं कि 12 बजे से लेकर 2 बजे। तो ये 2 जो घंटे होते हैं, इसमें प्लांट जो है वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो है वो हो रहा होता है, क्योंकि ये अब जो टेम्परेचर होता है इस टाइम पे वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और बाकी जो सिचुएशन है उसमें जो प्लांट है वो नॉर्मल रहता है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है डियर स्टूडेंट्स, वो है कोल्ड स्ट्रेस। अब ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो फिर भी प्लांट्स को जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, हमने आपको बताया था ऑलरेडी, फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ के भी आए हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये एक्चुअली फ्लूइड की तरह बिहेव कर रही होती है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसी वजह से लिखा गया है, बनाया गया था, क्योंकि इसका जो नेचर है वो फ्लूइड की तरह की है।
बट डियर स्टूडेंट्स, आपने अमीबा के अंदर देखा होगा, उसकी भी मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, जो प्रोजेक्शंस बाहर बनाए से लग रहा होता है जैसे फ्लूइड बह रहा है। तो दैट्स वाई जो फ्लूइडिटी होती है ना मेम्ब्रेन की, वो क्या हो जाती है, कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी फ्लूइडिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हार्ड होगी, उसके अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर जो है वो फ्लूइडिटी आहिस्ता 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 क्या होगी, कम होती जाएगी। और दूसरा इसके लिए प्रॉब्लम क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ऑब्वियस सी बात है कि जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसलोकेटर्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, जो एम्बेडेड होती हैं प्रोटीन्स, उनका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, टेम्परेचर कम होने के साथ साथ, बहुत ज़्यादा कम होने के साथ साथ वो अल्टर करता जाता है, चेंज होता जाता है। फिर क्या होगा, सपोज ये सेल है प्लांट का, इस प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर भी वाटर है, और बाकी ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, तो इसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब इन क्रिस्टल्स की वजह से क्या होता है, सेल को परफोरेट होने के जो है ना चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं। सेल के परफोरेशन से मुराद क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख हो जाएंगे, परफोरेटेड हो जाएगी, तो जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर आ जाएगा, और वो अपने साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट को भी बाहर लेकर आ जाएगा, जो अल्टीमेटली क्या होता है, सेल डेथ की तरफ चली जाती है। सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब अगर सेल डेथ कर गया तो इससे मतलब है प्लांट की भी डेथ हो गई। अब ये कोल्ड स्ट्रेस की वजह से, चाहे वो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन हो वो जो है वो अफेक्टेड हो, या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इफेक्टेड हो, तो सेल मेम्ब्रेन अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो नहीं कर पाती। इट्स मीन इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, बैरियर के तौर पर काम कर रही होती है। तो अगर ये सिचुएशन आ जाएगी तो ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी, ये अपना जो फंक्शन है उसको रिड्यूस, इसका फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर क्रिस्टल फॉर्मेशन अगर हो गई तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये रिस्पॉन्स क्या क्या करते हैं और अडेप्टेशंस इसमें जो है वो कौन कौन सी आती है। तो फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को स्टोर किया जाता है। फैटी एसिड्स को स्टोर किया जाता है, स्टोरेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं, इनका काम क्या है, ऑलरेडी आपको पता है कि ऐसा फैटी एसिड जिसमें कार्बन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड हो और साथ क्या हो, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो। अब ये क्या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक्चुअली किस तरह बिहेव करते हैं, ऑयल लाइक बिहेव करते हैं। तो जब इनकी कंसंट्रेशन सेल की मेम्ब्रेन के अंदर और सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितना भी टेम्परेचर हो जाएगा ये वो फ्रॉस्ट की तरह नहीं होंगे, बर्फ़ आइस की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो ये क्या करेंगे, फ्लूइडिटी को मेंटेन करेंगे, एंड एज वेल एज जो है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन जो है वो क्या करती है, मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। दूसरी अडेप्टेशन क्या होगी कि ये जो अपना साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, इसमें ये क्या करते हैं, इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होता है कि जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें ये क्या करते हैं, इसको सुपर सैचुरेटेड बनाते हैं। सुपर सैचुरेटेड बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि वो फिर दोबारा से आइस के जो क्रिस्टल्स हैं उसको बनाने में जो है वो उसको प्रिवेंट करता है, उसको बनने में मदद नहीं देता या बनने ही नहीं देता। तो ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन से प्लांट है आपके पास, पाम होते हैं कुछ जो अल्पाइन रीजन पर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रोज़ वगैरह जो ठंडे इलाकों में रह रहे होते हैं, मैपल है आपके पास, एसर लीव है, मैपल वगैरह। तो ये जो सारे के सारे प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन को, उसमें जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको अल्टर कर देंगे, उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देंगे ताकि जो है वो आइस की फॉर्मेशन ना हो और आइस क्रिस्टल से प्रिवेंट किया जा सके सेल को। उसके साथ साथ प्लांट्स जो हैं वो कौन सी अडेप्टेशन करते हैं आइस क्रिस्टल से बचने के लिए, ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये सेल है
और ये साइड पे इसकी क्या है, सेल वॉल है। और आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है। तो अब ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसके सेंटर में है, सपोज ये मिडल लैमेला है और प्राइमरी और सेकेंडरी में कुछ स्पेसेस होती है, इस स्पेस के अंदर ये ना आइस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। पूरी मतलब पूरी सेल वॉल के अंदर ये क्या करेंगे, आइस की फॉर्मेशन करेंगे जहाँ जहाँ पर भी स्पेस होगी। अब आपको पता है कि आइस बजाते खुद क्या होती है, इंसुलेटिंग एजेंट होती है। अराउंड द सेल वॉल क्या होगा, इंसुलेटिंग लेयर बन जाएगी किसकी, आइस की। तो वो क्या करती है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है अब वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये उसको क्या कर रही है, इंसुलेट। बाहर जितना भी टेम्परेचर है, जितना भी कम हो जाए, अंदर का टेम्परेचर अपनी जगह पर स्टिल मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये आइस यहाँ पर अब इंसुलेशन के तौर पर काम कर रही है, इंसुलेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर रही है। ये हमने एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी कि जो मैरीन लाइफ होती है या लेक के अंदर जो लाइफ होती है वो अपने आप को कैसे मेंटेन करती है। अब क्या होता है, टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा बिलो ज़ीरो है, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर एक आइस की लेयर बन जाएगी। अब ये आइस की जो लेयर होती है ये इंसुलेटिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। ये जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर की तरफ नहीं आने देती। बाहर अब चाहे जितना भी टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर जो हैगा वो मेंटेन रहेगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्या था, इसकी एडेप्टेशंस थी ओवरऑल जो प्लांट्स जो है वो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स एंड थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। थैंक यू।